ओके, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, सब की सब एनर्जीज है। एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्वरूप, एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ हमने हीट पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, मैं, आप, एवरीवन एंड एवरीथिंग एनर्जी। So sound is a form of energy that creates a sensation of hearing. That creates a sensation of hearing. कान हमें मिला है, प्रकृति ने दिया है, क्यों? सुनने के लिए। सुनते क्या है? आवाज। आवाज भी कौन सी? सोनिक साउंड। सोनिक साउंड। सोनिक साउंड वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। यही आवाज, इसी रेंज के आवाज को हम सुन पाते हैं। 20,000 से ऊपर हम नहीं सुन पाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर पहुंच गई हम नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 के नीचे भी हम 20 हर्ट्ज के नीचे हम नहीं सुन पाएंगे। इसी लेवल में जो भी आवाज होती है, जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी आ रही है, ट्रेन का हॉर्न, सबकी फ्रीक्वेंसी इतने में ही लाई करती होगी और हम सुन पाते हैं। इससे ऊपर, इससे नीचे सुनाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड यहीं पे खत्म हो गया। इसके ऊपर भी होता होगा अल्ट्रासोनिक, या फिर इसके नीचे भी होता होगा। इतना हम जान गए साउंड के बारे में। अब सोनिक साउंड को लेके हम और भी कुछ बात कर लें। सोनिक साउंड को लेके कुछ और बात कर लें। मान लीजिए ये एक रूम है, इसे आप कॉम्पैक्ट कर लीजिए। कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, बिल्कुल बंद। एक छेद बनाइए, कम से कम इतना बड़ा एक छेद बनाइए, उसमें से आप चिल्लाइए विवेक। कोई आदमी वहां उस कोने में होगा, कोई इस कोने में होगा, कोई वहां होगा, जो जहां होगा सब आवाज को सुन पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक जगह से आवाज आ रही है और आवाज फैल जा रही है, आवाज फैल जा रही है, फैल जा रही है, बढ़ते जाएगी। हालांकि जैसे जैसे बढ़ेगी खत्म भी होगी वो। एक बार मेरा मार्कर खराब ले लिया मैंने। आवाज यहां से आई, इस प्रकार से आवाज आई। कोई आदमी यहाँ होगा, वो ज्यादा सुनेगा क्योंकि आवाज ताजी है। धीरे धीरे आवाज खत्म होता जाता है, लेकिन फैलता है। ऐसे फैलते 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 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मतलब जो आदमी यहाँ है वो नहीं सुन पाएगा। लेकिन चरित्र क्या आवाज का, सोनिक साउंड का, ये फैलता है, फैलता है इस प्रकार से। ठीक है, इतना हम जान गए। वही कंपैरेटिवली अगर लाइट को हम एंटर कर रहे हैं इसी छेद से, तो लाइट क्या करेगा? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाकर दीवार से टकरा जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दीवार से टकरा जाएगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये फैलता नहीं है, शैटर नहीं करता। ठीक है, और सोनिक साउंड बिखर जाता है। यही था मेरे कहने का मतलब। अब सोनिक साउंड और लाइट के कंपैरिजन में हम और कुछ बातें कर लें। तो मेरा मार्कर यार, लेट लीजिए कौन सा काम कर रहा है। ओके, ये ठीक है, हटा इसको। अब सोनिक साउंड, साउंड जनरली साउंड क्या होता है? साउंड एक प्रकार का वेव होता है। अब हमने वेव तो यही देख लिया, धीरे 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 खत्म हो रहा है,
लेकिन फैल रहा है। ठीक है, कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को जितना मीडियम देंगे, साउंड की स्पीड में उतनी उन्नति देखने को मिलेगी, उतनी तेजी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं तो 0 मीटर पर सेकेंड। एयर में मीडियम हो जाता है, एयर तो स्पीड हो जाता है 340 से लेके 343 मीटर पर सेकेंड। और डेंस मीडियम दीजिए, वाटर मीडियम में अप्रोक्सीमेटली 1400 मीटर पर सेकेंड। और डेंस मीडियम दीजिए, वाटर से भी डेंस, जैसे कि हम एक पाइप से बोलते हैं ना, कोई सुन रहा होता है ऐसा पकड़ के, तीखी सी लगती है, मतलब कि उसको मीडियम बराबर मिल रहा है, कोई फैल नहीं पा रहा है, उस मीडियम से हट नहीं पा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। तो उसको और डेंस मीडियम देंगे ना, उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। ये भी बात है, अप टू 5000 मीटर पर सेकेंड इन डेंसर मीडियम। तो साउंड को जितना मीडियम मिला, साउंड की स्पीड में उतनी उन्नति देखने को मिली। लाइट के कंडीशन में उल्टा है। लाइट क्या है? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के वेव है। ये मैकेनिकल वेव है, इसे मीडियम चाहिए। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे मीडियम नहीं चाहिए। आप अगर इसे मीडियम दे रहे हैं, इसकी स्पीड में रिडक्शन देखने को मिलेगी। नॉर्मल स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में या फिर एयर में हम बोलते हैं रेयर मीडियम का स्पीड। रेयर मीडियम का स्पीड कहा जाता है। अब रेयर मीडियम से हम इसे प्रोवाइड करेंगे डेंस मीडियम। एयर से डेंस कौन क्या हो सकता है? वाटर। ओके, वाटर मीडियम। वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वाटर मीडियम। और डेंस मीडियम दीजिए ग्लास मीडियम, शीशा। ग्लास में क्या करेगा? अपने आप को और घटाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितना डेंस मीडियम मिल रहा है लाइट को, लाइट की स्पीड में उतनी ही रिडक्शन देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ था 30 करोड़, यहाँ हो गया 20 करोड़। घट रहा है, इसको मीडियम मिला घट जाएगा, इसको मीडियम मिला ये बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस साउंड और लाइट में। अभी हम बात तो सोनिक साउंड पे ही कर रहे हैं क्योंकि हम इसे ही सुन पाते हैं, और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले जान लें कि साउंड होता क्या है। तो साउंड होता क्या है? ये तो ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज सोनिक साउंड। अब सोनिक से भी ऊपर होते होंगे, सोनिक से नीचे भी होते होंगे, क्या कर सकते हैं इनका, इन साउंड को भी पढ़ना है हमें। ये भी होती होंगी, होती हैं, होती क्या होंगी, होती हैं। तो हम सबको एक साथ अगर पढ़ें तो ये क्या है? साउंड क्या है? तो साउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेशन। यहां मैंने लिखा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। कंपन होगी तो साउंड प्रोड्यूस हो गया होगा, कंपन होगी तो साउंड प्रोड्यूस हो गया होगा। किचन में आप एक बर्तन गिराइए स्टील का, आपने एक बर्तन गिराया, उसमें एक वाइब्रेशन आएगी, वो ऊपर से नीचे गई, धरती से टकराई, टकराने के बाद एक कंपन आएगी उसमें, और जब तक ये कंपन रहेगी उसमें साउंड रहेगा। सॉरी, अगर कंपन तेज है तो साउंड भी तेज होगा। धीरे धीरे कंपन जो वाइब्रेशन है
वाइब्रेशन धीरे धीरे स्लो हो जाता है और साउंड भी उसी प्रकार से स्लो हो जाती है। ये देखा है हमने, टन, धीरे धीरे खत्म। अब आप क्या कीजिएगा ना, आगे से अगर गिरा, अगर बर्तन गिरा, वो डगमगाएगा, धक 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 डगमगाएगा। आप उसे रोक लीजिएगा, वहीं थाम लीजिएगा, स्थिर कर लीजिएगा, उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, साउंड वहीं खत्म हो जाएगा। ये मैंने देखा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। जब तक वाइब्रेशन है तभी तक साउंड है, वाइब्रेशन खत्म, साउंड खत्म। वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, साउंड निकल रहा है, मैं चुप हो जाऊं, वाइब्रेट नहीं करेगा, साउंड नहीं निकलेगा। तो साउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होते हैं? वाइब्रेशन ना दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री, ये नेचुरल होते हैं। आप कभी ना स्पेस में जाइएगा अगर, धरती से बाहर, क्योंकि ये वैक्यूम में ही पॉसिबल है, जहाँ कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेजिस्टिविटी नहीं है, वहां ये पॉसिबल है। वहां एक बीम से एक स्केल को बांध दीजिएगा, तब अच्छे से। अब स्केल बंध चुका है, अब इस स्केल को एक मारिएगा, इसमें आएगी कंपन। स्केल का मीन पोजीशन ये है, स्केल का मीन पोजीशन ऐसा था। मैंने स्केल को मारा, स्केल बाउंस करने लगेगा अपने मीन पोजीशन से ऊपर, अपनी मीन पोजीशन में वापस, फिर अपनी मीन पोजीशन से नीचे, मीन पोजीशन ऊपर, मीन पोजीशन नीचे। ये एक वाइब्रेशन देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, इतना ऊपर गया, इतना नीचे, 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 इतना ऊपर गया, इतना नीचे। अब मैंने क्या कहा था, कोई रुकावट नहीं होगी स्पेस में, वैक्यूम में कोई रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर आप 10 साल बाद अगर जाइएगा, आपका स्केल वैसे का वैसा ही वाइब्रेट करता नजर आएगा। उसके एम्पलीट्यूड में कितना ऊपर कितना नीचे हो रहा है, उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं, जो फर्स्ट में था वो 10 साल बाद भी होगा उतना ही। उसके वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं, जो पहले था उतना ही, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ वेवलेंथ इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। कोई फर्क नहीं, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। वो वैसे का वैसा ही वाइब्रेट करेगा, और कब तक करेगा? इन्फिनिटी, अनंत के लिए, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? रुकावट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं अगर धरती पे करें, इसी साइज के एक स्केल को ले लिया धरती के लिए, फिर मारा, वाइब्रेशन चालू हो गया, ऊपर नीचे। पहले ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम होने का कारण क्या है इसका? एक तो ना वाइब्रेट किया, वाइब्रेट हुआ, अब इसमें एक वेव जनरेट होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ये वेव यहां से यहां आया मीन पोजीशन पे, यहाँ के पार्टिकल को मोटिवेट करेगा, इसमें एनर्जी भरेगा, एनर्जी जनरेट हुई तभी काम हो रहा है ना। ये जो ऊपर नीचे का काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैंने मारा, इसमें कंपन आया, एनर्जी आई। अब ये कंपन यहां तक पहुंचेगा, इसे मोटिवेट करेगा, वाइब्रेट हो जाओ, तो ये होगा। फिर यहां आएगा, इसको मोटिवेट करेगा, फिर इधर आएगा, इसको मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे मोटिवेट करते आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है,
आगे बढ़ा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वैसे वैसे ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ में क्या है ना, स्केल एक मटेरियल है, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, और साउंड क्या डिमांड करता है, मीडियम। मीडियम यानी कि मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, साउंड को एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा अपने पास रखेंगे, थोड़ा फेंकेंगे, एनर्जी अपने पास रखेंगे, फिर जो बची एनर्जी है उसको फेंक देंगे। पासिंग पास आगे तक बढ़ेगा, आगे तक बढ़ेगा। इस प्रकार से खत्म होगा पहला कंडीशन ये। दूसरा, वातावरण धीरे धीरे रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर देर तक हो गया, कोई बच्चा आकर रोक देगा, कुछ भी हो सकता है। इसको कहा जाता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ फर्क क्या देखने को मिला, यहाँ एम्पलीट्यूड में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में, तीनों में ही फर्क देखने को मिलेगा आपको। डैम्प्ड, ये दो प्रकार की वाइब्रेशंस होती है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पार्टिकल्स मैंने बताया कि इस प्रकार से ऐसा है, वाइब्रेट किया, अब ये अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब कि एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है अंदर, यहां क्रिएट हुई, वाइब्रेट करने लगा, यहां आके टकराया, इधर के पार्टिकल को मोटिवेट करेगा। जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो अब माइग्रेट कर रही है, यहां तक पहुंचेगी। अब यहाँ का पार्टिकल कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा, एनर्जी होगी तभी तो वाइब्रेट करेगा, अपने पास रखेगा, कुछ फेंक देगा, ऐसे धीरे 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 ये कम हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है इसकी। ओके, इतना समझ गए। और वाइब्रेशन के तीन कंपोनेंट को समझते हैं क्या क्या है। पहला तो अपना वेवलेंथ। ओके, पहला अपना वेवलेंथ है। स्केल ले लिया, स्केल को बांध दिया, ठीक है। डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्टर्बेंस, मैंने स्केल बांधा, इसको मारा, इसको डिस्टर्ब किया, अब ये ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। Disturbance traveling from one point to another, point one, point two, point one, point two, point one, point two, point one, धीरे 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 खत्म। डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ जो ट्रैवल किया वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, causing particles to vibrate। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आगे के पार्टिकल को मोटिवेट कर रहा है वाइब्रेट होने के लिए, इसे वेव कहा जाएगा। यही वेव होता है, यही वेव होता है, यही वेव होता है। तो वेवलेंथ क्या है, वेव लेंथ क्या होता है, तो वेव का लेंथ, वेव कितनी बड़ी बड़ी है। एक ये वेवलेंथ हो गई, कंपैरेटिवली दिखाऊंगा आपको मैं, कंपेयर करके, और एक ये होगा, एक ये वेवलेंथ होगी। अब आप खुद देखिए, इतने बड़े बड़े वेवलेंथ बने हुए हैं, वेव का लेंथ देखिए, ये तो वेव हो गया। डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉजिंग पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, ये तो वेव हो गया। और वेव का लेंथ, वेव का लेंथ देख रहे हैं ना आप, वेव का लेंथ देखिए, इतने बड़े बड़े वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ है। लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां देखिए छोटे छोटे, यहाँ छोटे छोटे, ये हम समझ गए। अब हम फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साथ ही साथ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, दिए गए समय में कितनी वेवलेंथ निकल रही है। और दूसरी भाषा में कहूं तो, दूसरे शब्दों में कहूं तो, स्पीड ऑफ वेव पर यूनिट टाइम और इन गिवन टाइम। नंबर ऑफ वेव इन गिवन टाइम, कितने वेव निकले, या स्पीड ऑफ वेव इन अ गिवन टाइम, बात बराबर है। अगर वेव ज्यादा निकले मतलब स्पीड ज्यादा है, दिए गए समय में अगर
वेव ज़्यादा निकले, मतलब कि उनका स्पीड ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। देखते हैं, यहाँ इतना मिटा के इनको मैं कांस्टेंट करता हूँ, ठीक है। अब दोनों बराबर हो गए। लेंथ क्या होगा, स्केल का लेंथ, जो स्केल मैंने बांधा है इसका लेंथ, इनको कर दिया कांस्टेंट, स्थिर कर दिया हमने, रोक दिया इन्हें, ठीक है। अब हम काउंट करें, एक बार ऊपर गया पॉइंट पे आया, एक बार नीचे गया पॉइंट पे आया, 1 एक, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे पॉइंट पे आया। अब यहां से यहां तक 2, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया पॉइंट पे आया। यहाँ 3, एक बार ऊपर एक बार नीचे, 4, एक बार ऊपर एक बार नीचे, 5, एक बार ऊपर एक बार नीचे, 6 ही लेके चलते हैं, ठीक है, बाकी हम मिटा दें तो अच्छा ही रहेगा। कितना, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, यहाँ टाइम को कांस्टेंट कर दीजिए। कांस्टेंट करना मतलब दोनों के टाइम को सम्मान बराबर करना। सामान्य स्थिति में, सामान्य लेंथ, सामान्य स्थिति, टाइम और लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, दोनों के लिए बराबर कर दिया, ठीक है, ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर पाए। अगर मैं आपको कंपेयर करूंगा तो मैं आपको आपके उम्र के लोगों से ही कंपेयर करूंगा ना, 80 साल के बुजुर्ग से करूंगा नहीं। उसी प्रकार से कंडीशन शुड बी सिमिलर, कंडीशन शुड बी सिमिलर, जो कि सिमिलर है, दो कंडीशन दोनों सिमिलर है। तो पहले में क्या देखा, फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज की आई। दूसरे में हमने क्या देखा, एक बार ऊपर एक बार नीचे 0.1, एक बार ऊपर एक बार नीचे 0.2, और एक बार ऊपर 2.5। यहाँ फ्रीक्वेंसी बनी 2.5 की। अब आप लॉजिक लगाइए, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। पहली चीज, वेवलेंथ ज्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी कम हो गया। वेवलेंथ ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया। मैं क्या कहूंगा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहां देखिए, वेवलेंथ कम है, छोटी छोटी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, मतलब कि यहाँ पे वेवलेंथ कम थी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, साथ साथ घट नहीं रहे, साथ साथ बढ़ नहीं रहे। जब एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑलवेज रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको कभी भी याद होनी चाहिए, कभी भी, ठीक है। अब हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो साउंड का तो स्पीड होता है, यही चीज हमने लाइट में किया था, लाइट का स्पीड लेकर, सी याद है, हाँ, यहाँ हम सी नहीं लेंगे, लाइट का स्पीड नहीं लेंगे, साउंड का स्पीड लेंगे। वी से हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वी से हम डिनोट करते हैं। अभी हम करें, फ्रीक्वेंसी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। और 1 जो लिखा है इसको मिटा के मैं यहाँ पे v भी लिख सकता हूँ, और मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल मतलब इज इक्वल, ठीक है, इतना हमें पता है। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे या फिर हम वेवलेंथ निकालेंगे, हमें कुछ निकालना तो पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे सम को। चलिए,
फ्रीक्वेंसी लेते हैं 34 की, और साउंड का स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं वेवलेंथ कितना आया है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ 340 बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 34, 34 वन जा 34 वन जा 10, वेवलेंथ निकला 10 का। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब हम तीसरा कंपोनेंट देखेंगे। तीसरा कंपोनेंट होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्थिर था, हमने डिस्टर्ब किया, कांपने लगा, कांपने लगा, कांपने लगा। अब अपने मीन पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कितना ऊपर या फिर कितना नीचे, कितना नीचे, कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे, इस मेजरमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। द मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट from its mean position, और measurement of movement of waves, जो वेव है ये कितना ऊपर कितना नीचे हो रही है, movement of wave from its mean position is called amplitude। अब एम्पलीट्यूड कभी भी लाउडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लाउडनेस, LOUDNESS, लाउडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लाउडनेस को हम डेसिबल में लेते हैं, dB, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कभी भी पिच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पिच मतलब कि आवाज का टाइप क्या है, भारी आवाज है या तीखी आवाज है। तीखी मतलब श्रिल, या फिर भारी बास वाली। ये दो चीज हम देखते हैं, और इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज में ये दो चीज हमने देख लिया। अब जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, जो अबव 20 के हर्ट्ज के होते होंगे, है ना, उनमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये तो कंफर्म है ना। हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी अबव 20 के मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि वेवलेंथ छोटे छोटे होंगे, इतना तो कंफर्म है। लेकिन लाउड हो भी सकते हैं, लेकिन हमें सुनाई देंगे नहीं, क्योंकि अबव 20 के हर्ट्ज सुनाई नहीं देंगे। लाउड हो सकते हैं शायद, और शायद नहीं भी हो सकते हैं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। अल्ट्रासोनिक साउंड में भी लाउड होंगे और में भी नहीं होंगे, वो एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। और फ्रीक्वेंसी पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पिच दो प्रकार का होता है, श्रिल और बास। अब श्रिल कब होगा? जो फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी, वेवलेंथ छोटे छोटे हो जाएंगे,
तो वो कान में लगती है टान। अब मान लीजिए दो स्केल लिया एक ही लेंथ का और एक ही समय के लिए मैंने उसे वाइब्रेट किया, सेम टाइम के लिए सेम लेंथ के दो स्केल मैंने लिए और दोनों को साथ में मैंने मारा। एक में वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा और एक में वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका आवाज भारी होगा, बस ज्यादा होगा। जैसे कि ड्रम को ड्रम स्टिक से मारते हैं जब, तो एक आवाज उत्पन्न होती है, भारी आवाज डंग करके, तो हम कंपन देखते हैं। उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हम देख पाते हैं वो कांप रहा है। वही बांसुरी या फिर ट्रेन का हॉर्न, जब ट्रेन हॉर्न देती होगी, इतने छोटे छोटे वेवलेंथ होते होंगे ना, हमें दिखाई भी नहीं पड़ते, सीधे आके कान में लगते हैं। तो जब वेवलेंथ उनके कम होते हैं इसीलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा वो आवाज श्रिल हो जाएगी, कान में लगने वाली। तो अभी तक के लिए हमें इतना समझना था।